नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो इस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है। अब से चंद मिनट पहले महिला आरक्षण और परिसीमन का जो विधेयक सरकार लाना चाहती थी वो गिर गया है सदन के अंदर वोटिंग के दौरान, और उससे पहले जो कुछ हुआ उसे देश को बहुत बारीकी से देखना और समझना होगा। कहा जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ वो होने के लिए हो ही नहीं रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि सियासत में अब ऐसा होता है कि दिखता कुछ है और होता कुछ है। कहीं पर निगाहें होती हैं, कहीं पर निशाने होते हैं। क्या वाकई में इस पूरे बीजेपी की जो हार दिख रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी जीत के तौर पर यह कन्वर्ट होने जा रही है? क्या कांग्रेस जिससे तात्कालिक तौर पर फौरी राहत दिख रही है आगे उसके लिए परेशानी का सबब होगी? और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि महिलाओं को उनका वाजिब अधिकार मिल पाएगा या इस नूरा कुश्ती में ये कुछ और आगे कई और सालों तक के लिए खिंच जाएगा? परिसीमन भी एक बड़ा मुद्दा है, देश में उसकी बहुत जरूरत है, पर वो तर्क संगत, न्याय संगत होगा या नहीं? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो सदन में जो कुछ हुआ वो देखने लायक था, सुनने लायक था और समझने लायक भी था। पीएम मोदी ने क्या कहा इस बिल को लेकर के, और साथ ही साथ राहुल गांधी ने किस तरह से निशाना साधा और क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, जरा ये पहले सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम भ्रम में न रहे, हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. And actually it is a shameful act, because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now and we will help you pass it for implementation from this second. We are not going to allow them to attack the Union of India. You are equal participants in the Union of India. They will not dare to touch your representation in the Union of India. This same question was faced by Indira Gandhi ji and also by Mr. Vajpayee. Both of them faced this question. They understood the dangers and they did not take the action the Prime Minister is taking. सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि ये बिल दरअसल पास होने के लिए नहीं बल्कि कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए लाया गया था। ये बात विपक्ष खुलकर कह रहा है, सदन में कह रहा है और सत्ता पक्ष की आंख में आंख डालकर कह रहा है। प्रियंका गांधी ने यह बात कही कि चाणक्य की तरह आपने इस पूरे मामले को उलझाया है। अमित शाह जी ने जवाब भी दिया, लेकिन प्रियंका के ये बयान बताते हैं कि दरअसल ये लड़ाई लड़ी ही हारने के लिए गई थी ताकि आगे बड़ी जीत हो सके। ये दोनों बयान आप सुनिए और समझ जाएंगे कि ये बिल जो लाया गया था क्या वाकई में गिरने के लिए लाया गया था। सुनिए। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है, और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर
अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ गए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल हमारे ये रहे आपके सामने। महिला आरक्षण और परिसीमन, पक्ष विपक्ष में भयंकर रण। किसने जीता ये रण, यह भी समझना हो। मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला, महिला विरोधी या परिसीमन हितैषी पर विपक्ष फंसा। परिसीमन पर दक्षिण के राज्यों का कितना नुकसान, बीजेपी बोली विपक्ष का बांटने का है प्लान। ये सवाल जो हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ अपने दर्शकों से करा देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे नोएडा स्टूडियो से अनुराग वर्मा जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं अनुराग जी का ही रुख कर लेता हूं। अनुराग जी, ये क्या हुआ है? कहा जाता है कि कुछ बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए कुछ छोटी लड़ाइयों को हारना पड़ता है, क्या कुछ ऐसा हो गया है इस वक्त? देखिए, अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक ऐसी लैंडमाइन बिछाई थी जो विपक्ष के लिए ऐसा था, ना वो इधर पैर रख सकती थी ना उधर पैर रख सकती थी। अगर इसको पास करती, अगर इसके फेवर में वोट करती, तो परिसीमन में उनको जो है वो नुकसान दिख रहा है। वो उसमें अभी देखिए, वो ऐसा फैक्टर है जिसपे आप कह नहीं सकते कि वो नुकसान है या नहीं, लेकिन उनको आशंका है कि नुकसान हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो पक्ष में वोट करते तो क्रेडिट लेती सरकार। वेस्ट बंगाल चुनाव सामने खड़ा है। वेस्ट बंगाल चुनाव एक ऐसा, देखिए, जो पिछले 10-15 साल से जो एक चीज हुई है, महिलाएं इस देश की वो बहुत स्ट्रांगली लोकतंत्र का हिस्सा बनी है जी। उसकी वजह से बहुत सारे भारतीय राजनीति में परिवर्तन आए। देखिए, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था नवीन पटनायक जी ने। मैं बड़ी राजनीति की बात करूं तो नवीन पटनायक जी ने प्रयोग किया, महिलाओं को मुख्य धारा में लाए, उनके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने 25 साल तक उन्होंने शासन किया और बहुत स्ट्रांगली महिलाओं ने उनका सपोर्ट किया। उसके बाद सेम पैटर्न पे ममता बनर्जी आई। उन्होंने वेस्ट बंगाल में महिलाओं को जिस तरह से जोड़ा, उससे उनको राजनीतिक लाभ मिला। उसके बाद बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने कोशिश करी, इतना ज्यादा किया नहीं। अब स्थिति यह है कि ये बीजेपी ने एक मास्टर कार्ड फेंका कि अगर इसमें विपक्ष फंसता तो फंस जाता, अगर ये पास होता और टीएमसी को वोट देना पड़ता तो वेस्ट बंगाल के चुनाव में तो ये जाता ना कि भाई बीजेपी ने इसको पास कराया, तो राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलना था। तो इस वजह से अब ये मतलब ना निगले बन रहा था ना उगलते बन रहा था, विपक्षी हालत ये थी। तो उन्होंने इसको इस तरह से ट्रीट किया। अब इसका चुनाव में असर क्या होगा वो आपको नतीजे वाले दिन पता लगेगा कि इसको जनता ने कैसे लिया। लेकिन जितना मेरा अपना आकलन है, जितना मैं समझता हूं, जैसे प्रियंका गांधी जी भी समझ रही हैं, उन्होंने बड़े अच्छी तरह से कहा चाणक्य होते तो वो जो है दंग रह जाते, तो वही किया। देखिए, मैंने हमेशा हर टीवी चैनल पे बोला है, अब जो चुनाव हो रहे हैं आप सारे आकलन करते रहिए, आप सारे विश्लेषण करते रहिए, लास्ट के 72 घंटे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसमें चुनाव इधर का उधर हो जाता है कि, और इस बार तो थोड़ा सा जल्दी हो गया, लेकिन जिस तरह से ये ट्रंप कार्ड सरकार ने फेंका, उसमें बीजेपी विपक्षी दल फंस गया। बिल्कुल ठीक। इस वक्त हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़ गए हैं, संविधानविद हैं। निपुण जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तय था इसीलिए शायद रूल 66 को सस्पेंड करके इस पूरे विधेयक पर चर्चा और वोटिंग कराई गई है? ये थोड़ा आप तकनीकी पहलू हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि अगर अलग अलग चर्चा और वोटिंग हो जाती तो विपक्ष कह रहा था कि हम महिला आरक्षण बिल को एक्सेप्ट करते हैं, हम ओके करने जा रहे हैं, पर फिर वो दिक्कत ये हो जाती कि क्रेडिट बांट ले जाते वो, और उन्हें परिसीमन पर अटकाना जरूरी था, परिसीमन पर वो विरोध था तो उनको महिला आरक्षण का विरोधी दिखाना जरूरी था। क्या ये ऐसा ही कुछ सेटअप था पूरा? जी, देखिए, क्या है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होता है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमारी जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है जी, उसके लिए पूरा एक बुक अलग से होती है। और उसी का आप जो बात कर रहे हैं, रूल 66, वो जो आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का जो नियम 66 है, उसकी बात आप कर रहे हैं जी। ये नियम ये कहता है कि जब बिल अलग अलग आते हैं
तो अलग अलग बिल को पास कराने का होना चाहिए कि अलग अलग बिल पास होगा। तो अगर अलग अलग बिल पास होगा तो उसमें होता ये जो आपने कहा कि महिला वाले मुद्दे पर विपक्ष पास कर देता और जब परिसीमन की बात आती उस पर रद्द कर देता। इससे एक इमेज जो थी कि महिलाओं के पक्ष में तुम रहे लेकिन परिसीमन के पक्ष में हम नहीं थे। और परिसीमन का मेन मुद्दा क्या है कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो इससे सहमत नहीं है, इसलिए हमने उसका विरोध किया। लेकिन अब जब सरकार ने नियम 66 को रद्द करके कहा कि तीनों ही बिल हम एक साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, मुख्य रूप से क्या है कि जो दो बिल है, एक तो परिसीमन का और दूसरा आपका महिलाओं को लेकर, उसी बिल को लेकर दोनों एक साथ लाने का मतलब यही था कि ताकि एक साथ दोनों बिल या तो पास होंगे या दोनों क्या होंगे, रद्द होंगे। सरकार को एक कहने का मौका मिल जाएगा कि देखिए महिलाओं के, और आप देख भी रहे होंगे लगातार, चाहे हम बात करें गृह मंत्री जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, और बीजेपी के अगर आप नेताओं को भी देखेंगे तो लगातार उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जो वो सरकार विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के विरोध में है। और मैं उसी बात को, जो भी मेरे पूर्ववर्ती जो बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। और देखिए इसमें क्या होगा कि विपक्ष को कहीं ना कहीं ये बात बताना भारी पड़ जाएगा। अब डिपेंड इस पर करेगा कि सरकार या विपक्ष इस बात को कैसे जनता के सामने लेकर जाता है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है, तो देखिए एक बात, इंटरेस्टिंग बात ये है, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि परिसीमन का विरोध हो क्यों रहा है। अगर 850 सीटें होती हैं, आप सोचिए 1971 की जनसंख्या और आज 2026 की जनसंख्या, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लगभग दुगनी है। और दुगनी के हिसाब से हमको अपने हिसाब से हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए जनता के। अब क्या होता है कि एक प्रतिनिधि पर ज्यादा जनसंख्या की जिम्मेदारी होती है, अगर नंबर ऑफ सीट पड़ती है उससे भी, तो मुझे लगता है कि परिसीमन का विरोध करना भी जायज नहीं है। जो काम 1971 से, और मुझे लगता है जो सरकार ने कहा कि हम हर राज्य की सीटों को 50% बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि उस समय का वेट करना चाहिए था कि सरकार किस तरह से सीट बढ़ा रही है। अगर उस समय विरोध होता या उस समय कहीं गड़बड़ सरकार करती कि उत्तर भारत के राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उनकी अगर सीटें ज्यादा बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में और दक्षिण भारत की सीटें कम बढ़ती, तो मुझे लगता है तब आपका विरोध करना जायज बनता। अभी तो दोनों ही मामलों मुझे लग रहा है, विपक्ष चाहे महिला का मुद्दा हो और चाहे आपका परिसीमन का मुद्दा हो, दोनों में ही सेटिस्फाइड उत्तर नहीं दे पा रहा है और विरोध के लिए विरोध हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं वापस अब जल्दी से डॉक्टर दिव्या गुप्ता आपके पास आता हूं। डॉक्टर दिव्या, देखिए ये क्लब कर लाया गया था जानबूझ करके, क्योंकि अगर अलग अलग ले आते महिला आरक्षण बिल तो पास हो जाता, विपक्ष कह चुका था। तो मोदी जी चाहते थे कि परिसीमन पर हमारी बात मानो या फिर महिला आरक्षण भी हम नहीं पास होने देंगे। सीधा आरोप विपक्ष अब यह भी लगा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक जो है वो विपक्ष की वजह से नहीं, बल्कि सरकार के तकनीकी उलझनों को जानबूझ करके जो उसने क्रिएट किया है उसकी वजह से नहीं आ पाया। तो आप एक महिला हैं, मुझे ये बताइए कि महिलाओं का असली विरोधी कौन है? मुझे आज बहुत ठगा हुआ महसूस हो रहा है, बहुत निराशा है, हताशा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ये दिन जो ऐतिहासिक दिन हो सकता था, जो भारत को एक विकसित भारत की तरफ लेके जाने वाला एक दिन हो सकता था, वो सरासर छोटी मानसिकता, छोटे दिल, छोटी नीयत, इन सब के कारण वो बिल आज पास ना हो पाया। तो मैं सारे के सारे विपक्ष और आज जिस भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है, मुझे लगता है कि आज इतना आक्रोश है मुझे उन पर। माननीय प्रियंका जी ने तो फिर भी ठीक ठाक बोला था कल, उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी, लेकिन आज जो राहुल जी ने करा है और जो बोला है उसके लिए उनको कभी इतिहास माफ नहीं करेगा, जैसे उनके पिता राजीव जी को माफ नहीं करा था जब उन्होंने शाहबानो केस में यू टर्न लिया था। आज उनको मौका था, सौभाग्य था उनके पास कि वो चेंज कर सकते थे, वो इतिहास रच सकते थे, लेकिन मैंने कहा ना, जिनकी सोच छोटी होती है, जिनकी मानसिकता छोटी होती है, वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए उनका ईगो इंपॉर्टेंट है। अच्छा। देश की महिला इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, उनका छोटा सा एक वो दायरा इंपॉर्टेंट है, जिस दायरे में वो अपने आप को भगवान जाने क्या समझते हैं और वो खुश हो रहे हैं। दिव्या जी, once he came out of the parliament, he said मैं बहुत खुश हूँ, मैंने मोदी को हरा दिया। दिव्या जी एक बात बताइए, अगर बीजेपी को महिला आरक्षण की इतनी ही चिंता थी, दिव्या जी जस्ट देश है, किस बारे में बात कर रहे हैं आप एक विपक्ष के नेता होने के कारण आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपके पास मौका था, लेकिन आपने मौका गंवाया और इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा और देश की हर महिला आपको कभी माफ नहीं करेगी। दिव्या जी मुझे एक बात बताइए, अगर केंद्र सरकार या बीजेपी को इतनी चिंता थी कि महिला आरक्षण बिल पास कराना जरूरी है,
तो विपक्ष कह तो रहा था कि करा लीजिए अलग अलग करके वोटिंग, हम कर देते हैं। तो ईगो किसका बड़ा था, जिद किसकी बड़ी थी, महिला आरक्षण पर जिद किसकी बड़ी थी? जी, जब आपको समझा दिया गया, जब आपको बता दिया गया कि डीलिंग कितना आवश्यक है, फिर आपको बता दिया गया कि परिसीमन कितना आवश्यक है। अभी आप ही कह रहे थे, हाँ। जब हम जनसंख्या बढ़ गई है, एक एक शहर की जनसंख्या जितनी 2011 के सेंसस में थी उससे विस्फोटक रूप से बढ़ गई ना तो आप एक बात बताइए, ये माईवे और हाईवे चल रहा है क्या लोकतंत्र में? होना चाहिए। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, माईवे मतलब या तो हम अपनी ही चलाएंगे, पूरी हमारी चलेगी, बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता ही ना। बिना रिफॉर्म के क्या आप देश को आगे बढ़ाएंगे? तो और कोई ना कोई तो समय आएगा दिव्या जी, 2023 का भी नहीं करना चाहते, 23 का जो विधेयक है, 2023 का विधेयक 26 में आता है और उसमें नई चीजें जोड़कर आती हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको पहले महिला आरक्षण बिल पास कराइए, फिर कंसेंसस बनाइए। आया है, मैं बार बार सबको एक ही बात समझा रही हूं, 2026 में इसलिए लाया गया है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ही 2011 का जो सेंसस करा था उसमें उन्होंने 2026 तक की कैपिंग करके रखी थी। ये छोटी सी बात मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों भूल रहे हैं विपक्ष। ये उन्हीं का लागू करा हुआ है। ठीक है, 2026 तक की कैपिंग होने के कारण 2023 में पास भी होने के कारण लागू ही नहीं हो सकता। ठीक है, नितिन भंसाली जी के पास आ जाते हैं। ये बात निकल कर आई है बाहर, तो तब क्यों नहीं समझा जा सकता इस चीज को? ठीक है, नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। फिल्मी डायलॉग याद आ रहा है बीजेपी को देखकर कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी भले ही लोकतंत्र बचा लेने की दुहाई दे रहे हैं, पर अब मन में तो डर बैठ गया होगा कि भाई अब आगे कैसे अपने आप को इस महिला विरोधी पार्टी होने के कलंक से, या जो बीजेपी अब करने जा रही है और शुरू भी कर चुकी है बीजेपी, बल्कि अमित शाह जी ने तो वोटिंग से पहले ही कह दिया था कि अगर ये बिल गिर गया तो ये इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। तो तोहमतें तो आप पर लगनी शुरू हो गई थी। और अब ये शायद जो बात कर रहे थे अनुराग जी की ये थोड़ा पहले हो गया है, बल्कि शायद निपुण जी बात कर रहे थे बंगाल इलेक्शन से पहले थोड़ा हुआ है, तो ये उतना टाइम पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाएगा बीजेपी के जरिए ये साबित करने के लिए, ये कहने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए कि कांग्रेस की वजह से महिला बिल अटक गया। कांग्रेस ने महिला आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया है। 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस ने ही इसे पास किया था और हमेशा हमारी मंशा थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। ये हमारी मंशा रही है। 2023 में भी हमने इसका समर्थन किया था। भाई आज सीधी सरल बात है कि आप पहले जनगणना करवाइए, फिर परिसीमन करिए और फिर महिला आरक्षण की बात कीजिए। और करना ही है तो अभी की परिदृश्य में जो आप करना चाहते हैं सीटों के हिसाब से कर दीजिए, हम तो तैयार थे। विपक्ष ने कहीं इसमें रोड़ा नहीं अटकाया है। ये तो इनके जिद की वजह से, क्या है ना, मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते नहीं है। तो विपक्ष ने बिल्कुल अपना धर्म निभाया है और हम जो चाहते थे, हम तो अभी भी तैयार हैं। आज सुबह तक भी तैयार थे कि आप अलग अलग बिल लाइए, हम विपक्ष के तौर पर बिल्कुल इसका समर्थन करेंगे। पर इनको चूंकि करना नहीं था, हमने कहा था कि भाई हमारी बातों को भी सुना जाए, विपक्ष की बातों को भी सुना जाए, तकनीकी रूप से उसको समझा जाए, जाना जाए, उसके बाद किया जाए। हम तो शुरू से आधी आबादी को पूरा हक देने की बात कर ही रहे और हमारा तो नारा भी है कि आधी आबादी पूरा हक। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। राज्यों में चुनाव है, टाइमिंग देखिए आप कि इन 5 राज्यों के चुनावों में मुझे लगता है एक जगह तो वोटिंग हो भी चुकी है। इन 5 राज्यों के चुनावों में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए ये जो नाटक नौटंकी आज हुई है, इन्होंने की है। हम महिला आरक्षण के कभी खिलाफ न थे और न है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव जी की ही देन है कि 15 लाख से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में आरक्षण की वजह से है। 40%। लेकिन मुझे नितिन जी एक चीज मुझे बड़ी साफ गोई से बताइए। नितिन जी ठीक है, मुझे समझ नहीं, आप इसे नैतिक जीत मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे बड़ी साफगोई से बताइए कि क्या विपक्ष के पास स्थिति, जैसे कि संविधानविद हमारे बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली थी और उसे चुनना था, क्योंकि ये जो जीत है आपकी, अब आने वाले समय में आपकी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। क्या यह आशंका आपको है या आप कॉन्फिडेंट हैं?
देखिए, सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए कांग्रेस ने क्या किया। पहली प्रधानमंत्री जो बनी देश की, वो कांग्रेस की बनी, इंदिरा गांधी। पहली जो आपकी लोकसभा की अध्यक्ष बनी, मीरा कुमारी, कांग्रेस की यूपीए की सरकार के समय बनी। पहली राष्ट्रपति देश की प्रतिभाताई पाटिल बनी, कांग्रेस के उसमें बनी, कांग्रेस थी जब कांग्रेस ने समर्थन किया था। तो महिलाओं के लिए क्या सोचना, कैसे करना, हम धगोसले और जुमलेबाजी की बात नहीं कर रहे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सारे जनहित के, जनता से जुड़े मुद्दों को, ये सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। ठीक। ये सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है, इसलिए ये महिला आरक्षण का विधेयक लाकर ये अपने आप को महिलाओं का हितैषी बताना चाहते हैं। चलिए, ठीक है, जो कि ध्वस्त हो गया। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूं वापस अनुराग जी आपके पास, और अब मैं परिसीमन की बात कर लेता हूं। कांग्रेस की घोर आपत्ति थी, बड़ा स्ट्रांग उन्होंने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि यह साउथ के राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर कम करने की साजिश है। आज अमित शाह जी ने उस पर भी जवाब दिया। उन्होंने बाकायदा एक एक डेटा देकर के बताने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और कांग्रेस फूट डालो राजनीति और राज करो के नक्शे कदम पर चल रही है और वो साउथ वर्सेस नॉर्थ करना चाहती है, जो वो पहले से करती रही है। तो मुझे ये बताइए कि जो परिसीमन था, इसमें यहां अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि इसके पीछे एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि चूंकि साउथ के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रित तरीके से बढ़ी है और परिसीमन आपकी जनसंख्या उस क्षेत्र में कितनी आबादी है उसके हिसाब से तय होना है, तो यह डर है कि वहां पर कम सीट हो जाएंगी अभी की तुलना में, रेशो की अगर बात करें, और जो पूर्वोत्तर और नॉर्थ साउथ के राज्यों में कम हो जाएंगी और जो मेन स्ट्रीम के जो राज्य हैं यहां पर सीटें बढ़ जाएंगी। यह आशंका सर कितनी सही थी और क्या इससे वाकई में कुछ ऐसा इंपैक्ट हो रहा था जो सीधे तौर पर पॉलिटिकली कांग्रेस को नुकसान कर रहा था, क्योंकि ये वही राज्य है जहां पर कांग्रेस या विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में? देखिए अभिलाष जी, इसमें जो है ना, ये सिर्फ एक धारणा जो बना ली गई उस पर आधारित है, उस पर कंफ्यूजन फैलाने वाली बात है। आपको इस मामले में आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी है, लेकिन आपको मानना जो सरकार कह रही है वही पड़ेगा। क्योंकि जब सरकार परिसीमन करना तो सरकार की मशीनरी का काम है ना, वो करेगी। आप उसमें अपने इनपुट दे सकते हैं, आप उसमें बातें कर सकते हैं, आप उसमें जो कंफ्यूजन है उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जब पार्लियामेंट में सरकार के सीनियर मंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं तो हमें उसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात है, करी जाए परिसीमन क्यों नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी ने ही अपने स्टेटमेंट में बोला आज कि 125 या 127 सीटें ऐसी हैं जिसमें 20 लाख से ऊपर लोग हैं, मतदाता हो गए। अब अगर मतदाता सिर्फ 20 लाख से ज्यादा है तो सोच लीजिए उसमें रेजिडेंट, उसमें नागरिक कितने होंगे जी? सारे तो मतदाता नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति में एक एमपी, एक सांसद से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो कितना जो है एड्रेस कर लेगा चीजें। जो पहले भी तो ये माना गया है ना कि छोटे स्टेट होंगे तो गवर्नेंस आसान हो जाएगी। अगर छोटे लोकसभा होंगी तो गवर्नेंस आसान होगी, लोगों की कनेक्ट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें बुराई कहां है? ठीक है, बुराई अगर आप अपने कल्पना में कोई बना लें तो अलग की बात है। नंबर 2, जो देखिए ऐसे ही एक ये चीज मानी जाती है कि, और इसमें कोई बुराई भी नहीं, कि जब एक शब्द जो है कॉर्पोरेट में होता है रीस्ट्रक्चरिंग, जब रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो लोगों के दिमाग में डर होता है कहीं हमारे जो हमें फायदे वाली चीज है वो हमारे हाथ से निकल ना जाए। ये सिर्फ ये जो परिसीमन को अगर हम कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो ये रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो रीस्ट्रक्चरिंग में इन्हें ये डर लग रहा है कि जो हमारे पास आज करीब 17-18% स्ट्रेंथ है लोकसभा में, वो कहीं कम ना हो जाए। वो परसेंटेज के डर है। हालांकि इसमें जिस तरह से अमित शाह जी बातें कर रहे हैं पार्लियामेंट में, मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन परिसीमन आज की सच्चाई है, वो होना है, आज हो, कल हो, परसों हो, वो होना है। ठीक है। मैं जो आपने बात कही है उसी को ऐड ऑन करते हुए निपुण जी आपसे एक सवाल लेता हूं कि परिसीमन सरकार कराती है, सरकार जिसकी भी होती है वो जाहिर सी बात है कि वो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो पॉलिटिकल माइलेज अगर मिलता है तो वो उसका एड ऑन बेनिफिट ले सकती है या लेती रही है। ऐसा कुछ हमारे पास इतिहास रहा है, या आपको लगता है कि ये टोटल मैथ्स है, इससे ऐसा कुछ नहीं होता, या आपको लगता है बहुत गुंजाइश है और इसलिए विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो सही है? आपका मत क्या कहता है सर? देखिए, मैं एक बात जानता हूं जी कि अगर आप 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग अपनी पार्लियामेंट को लेकर चल रहे हैं तो 1971 की जनगणना कितनी थी? करीब आप देखेंगे तो 55 करोड़ के आसपास आप जनगणना जी जनसंख्या भारत की। आज वो जनसंख्या कितनी है?
अप्रोक्सीमेटली आपका 3 गुनी हो चुकी है जी। अब 3 गुनी जनसंख्या में अगर आप अपनी सीटें नहीं बढ़ाएंगे तो प्रतिनिधित्व जो करेंगे, जनप्रतिनिधि जो होंगे, उन पे कार्यों का बर्डन होगा। और जब कार्य का बर्डन होगा तो फिर शासन यानी कि जो सुशासन है उसकी अवधारणा फीकी पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी। एक तो मुख्य बात ये है। और दूसरी रही बात की अगर आप परिसीमन करते हैं तो परिसीमन में तो पूरा आपका एक मशीनरी काम करती है, जिसमें अगर किसी तरह की कोई आपत्ति होती है तो उस आपत्ति को सभी पॉलिटिकल पार्टी दर्ज भी करा सकती है, उसमें ये भी पूरा प्रावधान होता है। और परिसीमन का मतलब होता क्या है? परिसीमन का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपका परिसीमन का मतलब होगा जो क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ गई किसी की कम हो गई तो उसको एडजस्ट किया जाता है, ये परिसीमन का मतलब होता है। सीटें जब 850 होंगी तो 850 के जो निर्वाचन क्षेत्र है वो तय किए जाएंगे, तो वो भी तो जनसंख्या के अनुपात में तय होंगे ना। इसमें ये थोड़ी होगा कि एक की जनसंख्या कर दी जाएगी 2 करोड़ और एक की जनसंख्या रखी जाएगी 20 लाख, ऐसा नहीं होगा। राज्यों के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो सिक्किम में 6 लाख की आबादी का आपका प्रदेश है, राज्य हमारा है, तो 6 लाख की आबादी के हिसाब से वहां पर उसके हिसाब से किया जाएगा। तो परिसीमन का पूरा एक मशीनरी होती है। किसी तरह से अगर परिसीमन में कोई आपत्ति है तो न्यायपालिका तक में जाने की व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि परिसीमन आपने कर दिया तो फिर आप न्यायपालिका को नहीं ले जा सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि परिसीमन तो अवश्यम भावी है। और देखिए थोड़ा सा एक फैक्ट मैं आपको दे दूं जी। जब 1971 में जनगणना की बात हुई थी तब भी ये बात हुई थी कि अगर हर बार जनसंख्या के बाद में यानी कि जनगणना के बाद में सीटों को बढ़ाया जाएगा तो दक्षिण भारत को इससे नुकसान होगा। तब 25 सालों के लिए तय कर दिया गया था कि 2000 तक हम इसको छेड़ेंगे नहीं। फिर जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने फिर 25 साल के लिए इसको बढ़ा दिया था, यानी कि बढ़कर ये 50 साल चल गया है परिसीमन। और सीटें बढ़ेंगी तो युवा शक्ति भी आएगी, सब लोग आएंगे और बड़े अच्छे से बहस होगी और बड़े अच्छे से डिबेट होगी। तो मुझे समझ में मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि परिसीमन का विरोध जब सरकार ये कह रही है कि 50% सीटें बढ़ेंगी, मान लो 80 सीटें आपकी यूपी की है लोकसभा में, तो 40 और बढ़ जाएंगी, 120 हो जाएंगी। इसी तरह से आपका क्या होगा जो स्टेट्स है वहां भी इस तरह से बढ़ेगी। अगर कल को सरकार ये करती है कि जनगणना के अनुसार यूपी की बढ़ाकर 50 कर दे और तमिलनाडु की उस हिसाब से ना बढ़ाए तो मैं तो मानूं कि यहाँ भी विरोध की वजह है कि यहाँ पे दक्षिण भारत की ओर से विरोध हो रहा है। ठीक है निपुण जी, अभी तो फिलहाल निपुण जी मैं यहाँ पर एक तकनीकी सवाल और मेरा ये बहुत मेरा जो सवाल है मुझे लगता है आम लोगों के मन में भी होगा। मुझे ये बताइए निपुण जी कि क्या ये जो परिसीमन होता है इसका आधार केवल जनसंख्या होती है या राज्यों के प्रतिनिधित्व का रेशो भी इसमें मेंटेन रखा जा सकता है? ये फॉर्मूला चुनने का अधिकार क्या सरकार के पास होता है या एक फिक्स्ड फॉर्मूला है उसी पर बढ़ना है? नहीं, इसमें 3 बातें परिसीमन में शामिल होती हैं जी। एक तो राज्य की जो जनगणना है, जनसंख्या है, उसको भी तय किया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया सिक्किम का। अब सिक्किम की आबादी 7-8 लाख की आबादी है, तो वहां से सीटें निकलेंगी तो वहां से 1 या 2 सीट निकलेंगी। जब 1 या 2 सीट वहां से निकलेगी तो वहां तो 6 या 7 लाख की आबादी का एक प्रतिनिधि हो गया। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वहां करीब 25 या 30 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि होगा। तो एक तो राज्य का सबका रिप्रेजेंटेशन हो उस हिसाब से उसको देखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कई बार जो हमारे चुनाव क्षेत्र होते हैं उनकी जनगणना भी बदलती है। जैसे मान लीजिए कोई संबंधित क्षेत्र है जहां पर आपकी इंडस्ट्री लग गई या कोई व्यापार का साधन बढ़ गया और जनसंख्या वहां पर विस्थापित हो गई। एक देखा जाता है कि एक जगह जनसंख्या रहेगी 15 लाख, एक जगह हो गई आपकी 45 लाख, उसको भी एडजस्ट किया जाता है। ये दूसरा पहलू होता है। तो परिसीमन में सारी बातों को शामिल किया जाता है ताकि देश का प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधि जनसंख्या के हिसाब से और राज्य की जनसंख्या के हिसाब से करे। तो इसमें ये नहीं है कि आप केवल ये करेंगे सीटों को बढ़ा दिया गया। सीटों को बड़ी बारीकी से देखा जाता है कि चुनाव क्षेत्र जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर सही प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो। ठीक है, ठीक है। जरा मैं आपके पास आता हूं नितिन जी, अब मुझे बताइए कि परिसीमन को लेकर के अभी तैयारी चल रही है, ना कोई ड्राफ्ट आया है, ना सीटें तय हुई हैं कि कहां कितनी होगी, और उस बीच में ये सीधे बोलना शुरू कर देना कि इससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। आप तर्क संगत परिसीमन की बात भी तो कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप ड्राफ्ट पहले हमें दिखाइए, और जैसा कि निपुण जी कह रहे हैं कि वो चैलेंजेबल भी होता है, आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक माहौल बना देना है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो स्थिति जिसका बीजेपी जिक्र कर रही है, इसकी जरूरत क्या है सर अभी इतने पहले से? देखिए, बीजेपी को पहले से ये पता था कि ये बिल पास नहीं होगा। जानबूझ के इन्होंने तकनीकी रूप से इन चीजों को लाकर संसद में रखा, खुद कंफ्यूज है। और मैं जैसा कि कह रहा हूं, टाइमिंग
ये 12 साल से सरकार में है अभिलाष जी, ये क्या नहीं कर सकते? ये नोटबंदी कर सकते हैं, ये जीएसटी लागू कर सकते हैं, जब मन चाहे जब लॉकडाउन लगा सकते हैं, ये कोई भी निर्णय आम जनता पे थोप सकते हैं। तो ये महिला आरक्षण भी ला सकते थे, इससे पहले तो और अच्छी स्थिति थी इनकी, तो क्यों नहीं ला पाए? आज ये 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए मैंने जैसा कि कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से देश की महिलाएं बहुत नाराज हैं ना। और इनको इस बात की भनक लग चुकी है। नितिन जी, मेरा सवाल आप समझे नहीं। ये महिला नितिन जी, मेरा सवाल परिसीमन के विरोध को लेकर स्पेसिफिक है। जनगणना करिए, फिर परिसीमन करिए। नहीं तो नितिन जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? आपने ये तय कैसे कर लिया कि साउथ का नुकसान होगा? ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, हम कहते हैं जनगणना हो, पहले जनगणना आपने शुरू करवाई है इन्होंने, ठीक है, जनगणना हो, जनगणना के बाद परिसीमन हो, परिसीमन के बाद आरक्षण। नितिन जी, ठीक है, आप ये कहते हैं तो आप ये बोलिए कि पहले नितिन जी संसद में, नितिन जी, आप ये कह रहे हैं कि पहले जनगणना हो फिर परिसीमन हो, ये आप चाहते हैं। ये आपका कहना, चलो मैं मान लेता हूं कि एक विपक्ष के नाते आप कह सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि जो नेताओं ने सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये बातें कही हैं कि इससे साउथ का नुकसान होगा, ये मैसेज कन्वे किया गया है, इसका आधार क्या है? किस बेस पर कहा आपने ये? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें बढ़ रही है देखिए, ये संविधान बदल देंगे। ये जो 2024 के चुनाव में जो इन्होंने नारा दिया था, आशंकाओं पर इतना बड़ा आरोप लगा गया। संविधान बदल कुछ कहना चाह रहे हैं निपुण जी? जनता ने 260 पे लाके रोक दिया। ठीक है, 260 पे लाके रोक दिया है। ऐड ऑन कर लीजिए, फिर मैं आता हूं दिव्या जी के पास। नहीं हुआ, पहले महिलाओं को सुरक्षित कर ले। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 6.5 मीटर की जगह पे 4 मीटर की साड़ियां बांट रहे हैं आंगनबाड़ियों में। पहले महिलाओं को सम्मान देना तो सीखिए। ठीक है, ये पहले महिलाओं को ना ठीक है, दूसरे मुद्दे हम ऐड ऑन नहीं करेंगे अभी आज। ठीक है, लेकिन नितिन जी, आप परिसीमन की मांग कर सकते हैं, पहले जनगणना हो फिर हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा आरोप एक केंद्र की सरकार पर लगा रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, तथ्य नहीं है आपके पास कि ऐसा ही होगा। मैं निपुण जी से आपके पास आता हूं। निपुण जी, ऐसा कोई सरकार ने कहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही होंगे? सभी ये कह रहे हैं कि बढ़ सकती हैं इतनी तक, और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा अभिलाष जी। हालांकि नितिन जी सही प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, उधर की बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात को नहीं कहूंगा, सबको बोलने का अधिकार है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, अभी 2026 मिड 2026 आ गया है। 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो अब 2031 में होनी है, अगर हम 10 साल के हिसाब से चले। अब 2026 में जनगणना करा दीजिए, फिर दोबारा से 31 में कराइए, जनगणना में लगा रहेगा पूरा देश। और मैं ये कहता हूं कि अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से भी परिसीमन हो रहा है तो उसमें भी आपत्ति क्या है? उसकी आपत्ति की वजह तो बताइए, आपत्ति की वजह क्या है? ठीक है। अगर सरकार ने ये कहा हो कहीं भी या परिसीमन के बाद तो तय होगा ना कि किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं। और जब सरकार अभी ये कमिटमेंट कर रही है कि हम 50% सीटें बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या आपत्ति है? और परिसीमन होने के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ेंगी। मैं खुद सोच रहा हूँ कि सिक्किम की कितनी सीटें बढ़ेंगी। सिक्किम की आबादी 8 लाख है, तो 8 लाख की आबादी में कितनी सीटें बढ़ा देंगे? 2 सीटें कर देंगे क्या वहां पर? ठीक है, मैं दिव्या जी के पास आता हूं। यहाँ 1.5 सीटें कैसे होंगी? ठीक है, तो परिसीमन के बाद तय होगा ना भाई। ठीक है निपुण जी, आप जो कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं काउंटर करूंगा। ये सरकार ने कौन सा कमिटमेंट पूरा किया है? इन 12 सालों में कौन सा कमिटमेंट इस सरकार ने पूरा किया है? जो सरकार कमिटमेंट, ठीक है, चलिए मैं वो चीजें करेंगी, इनका कमिटमेंट ना ठीक है। मैं जरा एक बार डॉक्टर दिव्या जी को भी ले लेता हूँ, मुझे इनकॉर्पोरेट करने दीजिए सर। नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर बीजेपी की ओर से मैं बात को रखता, ठीक है, मैंने तो टेक्निकल बात की। ठीक है, मैं डॉक्टर दिव्या जी से बात कर लेता हूँ। डॉक्टर दिव्या जी, ऐसा लग रहा है कि टोटल मेयर आई वॉश था। एक मिनट नितिन जी, एक मिनट नितिन जी, और भी मेहमान है, प्लीज उनका भी ले बोलने का मौका दीजिए। डॉक्टर दिव्या, हाँ, मुझे लग रहा है ये टोटल आई वॉश था, जो परिसीमन का विरोध था, लेकिन ये टोटल आई वॉश था। जो मैं अगर सीधे तौर पर मैं एकदम बिना लाग लपेट के बोलूं तो कांग्रेस जो है वो परिसीमन पर खेल गई जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, और बीजेपी जानबूझ करके महिला बिल को अटका गई क्योंकि बीजेपी को सियासी फायदे के लिए उसकी जरूरत थी। दोनों पार्टी खेल कर गई, दोनों बड़े मुद्दे टल गए। सीधा आरोप मेरा, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस तो भयभीत है, ये तो नजर आ रहा है। वो किस लिए भयभीत है? उनको ये लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फैक्ट्स उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी कश्मीर में चुनाव हुए, उसके पहले वहां पे परिसीमन हुआ, और परिसीमन का एक निश्चित फॉर्मेट होता है, बिना फॉर्मेट के, और एक कमीशन होता है जो ये तय करता है। ये कोई कागज पे उकेरी हुई लकीरें नहीं होती हैं,
जिसमें आपका जहां मन आया लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया और जहां मन आया हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांट दिया। ये ऐसा नहीं होता है, एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से परिसीमन होता है और उसको एक कमीशन जब लागू करता है तो बहुत सारे फैक्टर्स देखता है। वो फैक्टर्स को अभी लागू होने दीजिए और जैसा कि अभी कहा गया है कि गुड गवर्नेंस के लिए जब हमारे पास 20 लाख से ऊपर की आबादी हो जाती है तो हमें जनप्रतिनिधि 2 तो कम से कम चाहिए होते हैं एक क्षेत्र के लिए। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि इस सारी की सारी जनसंख्या को एड्रेस कर सके। भय इस बात का है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा अगर ये लोग फिर आ गए तो, और ऐसा हो गया तो। एवरीथिंग इज हाइपोथेसिस, प्रैक्टिकल आपके पास कुछ भी नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से आप डरे बैठे और आप खुद डर गए हैं और आप भ्रम फैला रहे हैं, नैरेटिव फैला रहे हैं, जैसा कि हमेशा करते आए हैं। साउथ वर्सेस नॉर्थ का बहुत क्लियर डिवीजन, बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन माननीय गृह मंत्री जी दे चुके हैं। कितने राज्यों में आपकी सर आप मेरे को बोलने देंगे? बोलने दीजिए नितिन जी, वो आपके समय सुन रही थी। नितिन जी आपके समय सुन रही थी, उनको बोलने दीजिए प्लीज। मैं बिल्कुल पेशेंटली आपको सुन रही थी। यू विल लेट मी स्पीक और बहुत मुश्किल से मेरा मौका आया है। ठीक है ठीक है, डॉक्टर दिव्या पहले कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। नहीं आप नहीं पूछिएगा, आपको पूछने का अधिकार नहीं है, एंकर है यहाँ पर। हम तो शुरू से आप लोगों को मौका देना चाहते हैं। नितिन जी प्लीज, ठीक है नितिन, दिस इज नॉट वन टू। आप सुन लीजिए, सुनिए सुनिए नितिन जी, आपकी बात सुनिए, उन्होंने आप भी सुनिए जी प्लीज। मेरा मौका है बोलने का, मैं जो मौका है बोलने दीजिए जी, बोलिए। आपको दिक्कत इस बात की होती है कि आपको हमेशा सिर्फ भ्रम फैलाना है। ठीक है ठीक है, तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, सिर्फ डर है। और डर इस बात का है कि कहीं वापस आप फिर पुनः देखिए, आप वैसे भी तमिलनाडु में कहीं है नहीं, ये देख लीजिए कि तमिलनाडु में कहीं कांग्रेस है नहीं, बंगाल में कहीं कांग्रेस है नहीं, ये आप भली भांति जानते हैं। आपको तो वैसे भी ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन आपकी दिक्कत क्या है कि आपके अंदर एक भय है कि कहीं ये वापस सत्ता। दिव्या जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। दिव्या जी मुझे एक सवाल का, दिव्या जी वापस तो सत्ता में आप लोग नहीं आएंगे। नितिन जी, दिव्या जी प्रश्न किया कितने राज्यों में आपकी सरकार। ना सर आप एक मिनट रुकिए, मैं दिव्या जी आपको मैंने कहा आप प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न करने के लिए एंकर है जी। नहीं प्रश्न एक दूसरे से सब कर सकते हैं सर, लेकिन दिव्या जी मेरा एक सवाल मैं जनता से जुड़ा पूछना चाहता हूं। तो मैं कुछ बोलूं ही नहीं। ना बोलिए सर, आपको आजादी है बिल्कुल। मैं लेकिन दिव्या जी से आप ही का सवाल या पब्लिक का सवाल लेता हूं। दिव्या जी मुझे एक चीज छोटी सी बताइए, अगर परिसीमन को लेकर के आपकी सीरियसनेस इतनी ज्यादा थी और विपक्ष का आरोप या उसकी आशंका या उसका डर आपके नॉलेज में पहले दिन से था, तो आज बोल देते माननीय गृह मंत्री जी कि भाई हम साउथ का या सबका रेशो कहीं नहीं बिगाड़ने जा रहे हैं, ये बोल देते, या आप पहले विपक्ष को भरोसे में ले लेते। आप भी तो वन मैन आर्मी की तरह थोड़ी चलेगा ना, सरकार है। बोल तो दिया था, इससे सरकार है, सीओ नहीं चला सकता ना कोई कंपनी की तरह से। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि केजी के बच्चे को समझ में आ जाए, इतना सिंपल मैथमेटिक्स मैं आपको समझा रहा हूं, और उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण लेके ये पूरा डिटेल समझाया। 50-50 सीट को उन्होंने बढ़ाया क्योंकि 50% आबादी अगर बढ़ रही है तो 50% उसको किस ढंग से बढ़ाया जाएगा, ये उन्होंने बहुत क्लियर फॉर्मूला देके समझाया। लेकिन अगर समझना चाहते ही नहीं हो ठीक है, तो बात ये लगे। अगर आपको समझना ही नहीं है, डॉक्टर दिव्या आप ऐसी बातें कह रहे हैं कि केजी के बच्चे को मैं हम समझा रहे हैं। चलिए एक पल के लिए मैं मान लूं कि विपक्ष जो है, एक मिनट, अगर विपक्ष को केजी के बच्चे की चीजें समझ में नहीं आ रही, ये बात मान लूं, तो फिर ऐसे टीचर भी नहीं होने चाहिए जो कम से कम केजी के बच्चे को ना समझा पाए। पहले समझाइए, फिर सदन में लाइए ना विधेयक। आप आकर के लास्ट टाइम पर वोटिंग के आधे घंटे पहले समझाने बैठेंगे था, लेकिन समझने की समझ ना ये दिखावे की कार्रवाई की। चलिए मैं जल्दी से अनुराग जी के पास आता हूं। और आपके अगर आपकी नियत में समझना नहीं हो तो फिर बात ये लगे। पहले क्यों नहीं बात कर ली आप लोगों ने? मैम मेरा सीधा सवाल है, आपने पहले बात क्यों नहीं की? पहले विपक्ष के साथ बैठे क्यों नहीं? प्रस्ताव बताया क्यों नहीं? क्या करने जा रहे हैं पूछा क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? कोई आपत्ति है इसकी? एक विपक्ष का भी तो सम्मान होता है, वो क्यों नहीं दिया आपने उन्हें? इसका जवाब है आपके पास? विपक्ष का सम्मान जब ये स्पेशल सत्र लाया जा रहा था तब विपक्ष को अंदाजा था, पता था, उनको ना आपकी भी जिम्मेदारी होती है, मोनोपोली नहीं चलती सरकारों में। चलिए मैं जल्दी से अनुराग वर्मा जी के पास आता हूं। फ्लोर करेंगे और ये बिल डिस्कस करेंगे। अनुराग जी इस पूरे मामले को मुझे देख करके अब जो लग रहा है वो क्लियर, बहुत हद तक काफी क्लियर लग रहा है कि कांग्रेस को पता था वो क्या कर रही है। परिसीमन का विरोध का उतना बड़ा आधार था नहीं, लेकिन उसको करना था क्योंकि उसे अपना पॉलिटिकल मैसेजिंग सेट करनी थी। बीजेपी को पता था कि ऐसा करने से जो आता हुआ महिला आरक्षण बिल है वो अटक जाएगा। बीजेपी ने भी होने दिया जानबूझ करके, क्योंकि उससे उसको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा। तो क्या यह सब कुछ देश का मामला है? सिर्फ और सिर्फ
पश्चिम बंगाल या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज तुरंत ले लिया जाए? जो बार बार भारतीय सियासत पर आरोप लगते हैं, राजनेताओं पर आरोप लगते हैं कि ये तात्कालिक फायदे के लिए दूरगामी बड़े नुकसान देश को दे जाते हैं। देखिए, इसमें ना थोड़ा सा हमें भी, देखिए, महिला आरक्षण बिल के खिलाफ तो कोई नहीं है। आप चाहे वो आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने दिल में कुछ और रख के, क्योंकि पॉलिटिकली इनकरेक्ट मैसेज या बात नहीं कर सकता, तो वो हर आदमी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगा। नंबर एक चीज ये एकदम स्पष्ट है जी। उसके बाद ये बात आती है कि इसको लागू कब किया जाना है, कैसे किया जाना है, सिर्फ इस बात पे बहस है, इस बात पे कंफ्यूजन है, इस बात पे चर्चा है जी। आज एक चीज बीजेपी ने ये कर दी, भाजपा ने, एनडीए ने ये काम कर दिया कि देखिए, अब इस बिल को धरातल पे आना या इसको जमीन पे आने में सिर्फ अब महज वक्त की बात है। लेकिन इसमें मेरा, अभिलाष जी, एक एप्रीहेंशन है, एक मेरा डर है। देखिए, हमने पहले भी पंचायती व्यवस्था में महिला आरक्षण लाए, लेकिन उसमें लाभार्थी कौन हुआ? उसमें आमतौर पे लाभार्थी वही लोग हुए जो ऑलरेडी पावर में थे, एफ्लुएंट थे। उन्हीं के परिवारों की महिलाओं को वो अधिकार मिले या वही पावर में आ पाई। कहीं ऐसा ना हो, इसमें इस चीज को भी, हर चीज को जल्दीबाजी में करने वाला नहीं है, इसको बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है कि जो असली, जो जरूरतमंद है, जिसको आवश्यकता है, जो डिजर्विंग है, उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। अगर वही होना है कि जो हमने पंचायती राज में जो आरक्षण देके सरपंच, महिला सरपंच के सरपंच पति वहां काम, हाँ, मतलब वो, और बाकायदा वो एक मजाक बन चुका है कि वहां पे महिला जीतती है और उसका पति रूल कर रहा है। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, उस चीज को समझने की जरूरत है। और जो भी लोग ये विरोध कर रहे हैं, एक बार उनको खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के नाम पे अपने परिवार की महिलाओं के अलावा किसको जो है इंपॉर्टेंस दी। बिल्कुल, मैं निपुण जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं, राहुल गांधी और प्रियंका ने अभी इस वोटिंग के बाद क्या कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान उनके आए हैं। वो जो बयान है वो सुनने के लिए बहुत जरूरी है। मैं दरख्वास्त करूंगा पीसीआर से कि वो बयान जो इस वोटिंग के बाद अभी रिसेंटली आए हैं, वो बयान जरूर हमारे दर्शकों को एक बार सुनवा सके तो सुनाए प्लीज। नीचे रखो और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को, हमने क्लियरली बोला है, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा, और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। निपुण जी, यहां पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ओबीसी और संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़, ये दो बड़े ट्रम्प कार्ड खेले हैं कांग्रेस ने। क्या आपको लगता है कि वाकई में संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़ और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था 2011 की जनगणना में, फिर आप परिसीमन कैसे कर सकते हैं? ये तथ्य जो हैं ये जनता तक कन्वे हो पाएंगे? नहीं, देखिए, बात वही है कि मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि 2011 की जनगणना में ओबीसी की बात तो अलग विषय में आप रखिए, और ओबीसी के हिसाब से अगर आप सीटों को देखेंगे तो उसी हिसाब से आप ओबीसी का विरोध कीजिए कि ओबीसी का आरक्षण का। आपने एक बड़ी बात कही जो स्टार्टिंग में आपने कहा कि आप इसी परिसीमन के अंदर अपने सुधार की बात कर सकते थे, जैसे आपने ओबीसी की बात को कहा, उस बात को रखा जा सकता था। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे बिल का विरोध करते हैं, परिसीमन का विरोध करते हैं,
ये तो 2026 में होना ही था ना। 2026 में जब 2001 के अंदर लिख दिया गया था 2026 के बाद में सीटों को या परिसीमन किया जाए, क्योंकि परिसीमन पहले भी हो चुका है, 4 बार हो चुका है, 52, 53, 2002। तो अब जब परिसीमन 2026 में होना तय था तो वो होना चाहिए, उसमें तो कोई बात नहीं थी। अब ये बात जो विषय है कि भाई इसमें ओबीसी शामिल नहीं है, इसमें महिला शामिल नहीं है, इसमें ये शामिल नहीं है, इस बात को रखकर आप विरोध करते कि भाई ये बात इसके अंदर आप शामिल कीजिए, और जब परिसीमन की बात होगी उसको हम लोग रखेंगे। तो मुझे लगता है कि उस बात में अगर तर्क से इस बात को रखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन यहाँ पे यही बात है कि जब दोनों तीनों बिलों का साथ में लाए हैं तो विपक्ष को समझाना भारी पड़ेगा कि आपने किस बात को लेकर विरोध किया मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से अब नितिन जी आपके पास आता हूं। नितिन जी, पश्चिम बंगाल चुनाव में महिलाओं की जो वोटिंग है उसको लेकर के बहुत फोकस्ड है बीजेपी, और उससे बड़ी उम्मीद है। और ये महिला आरक्षण का बिल था, ये क्या आपको लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा ताना बाना बुना गया, जबकि पता था कि ये गिर जाएगा, जबकि पता था कि इसका विरोध होगा, जबकि ये पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना है? तो क्या आपको लगता है ये टारगेटेड था पश्चिम बंगाल के चुनावी फायदे के लिए? प्लान था ये पहले से। इनको ये मैंने तो शुरू में डिबेट के शुरू में ही कहा कि ये इनको पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, ये अच्छे से ये जानते थे इस चीज को। और ये शुरू से मैंने कहा कंफ्यूज है। इस देश के प्रधानमंत्री सरेंडर तो है ही, साथ ही जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, पूरी सरकार कंफ्यूज है। इनको पता था, चीजों को सही करके लाते। अभी राहुल गांधी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा, 2023 का जो ड्राफ्ट था, 2023 में जो बिल फाइनल हुआ था महिला आरक्षण बिल, अभी आप ले आइए, हम पूरा विपक्ष 100% सपोर्ट कर देगा। इससे बड़ी क्या बात चाहिए? तकनीकी खामियां थी, अब विपक्ष है और चुप बैठे, ये भी तो संभव नहीं है। जहां गलत होगा वहां गलत तो बताना पड़ेगा। मैं एक प्रश्न पूछ रहा था कि कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? मेरी जानकारी में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 21 राज्यों में जहां तक सरकार है। 21 राज्यों में कितने मुख्यमंत्री दे दिए महिला मुख्यमंत्री इन्होंने? ओनली 1, वो भी दिल्ली, वो भी क्या आधा अधूरा प्रदेश कहा जाता है, उसमें इन्होंने मुख्यमंत्री दिया। इतना ही महिलाओं के प्रति ये है। संगठन में कितनी भागीदारी दी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने? बताए, मेरी बहन बैठी है, कितनी बार टिकट दी, या फिर आगे क्या इनको भारतीय जनता पार्टी ने देने के लिए आश्वासित किया? कुछ भी नहीं। ये टोटली जो महिलाएं इस देश में बेरोजगारी से और महंगाई से प्रभावित है, उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए ये बिल लाए थे। मूर्ख तो बनाया जा रहा है महिलाओं को, उनके साथ गेम तो कर रहा है, कौन कर रहा है ये एक दीगर सवाल है। लेकिन मुझे जरा नितिन जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि कितनी हिस्सेदारी दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम 33% आरक्षण देने को तैयार हैं, 2023 का बिल आज की डेट से लागू कर दें, हम 100% वोट करेंगे। नहीं लागू हुआ, कानूनी बाध्यता नहीं है, नैतिक बाध्यता है क्या? कांग्रेस ये ऐलान करेगी क्या कल सुबह उठकर या आज रात को कि आरक्षण बिल लागू हो ना हो, हम विधानसभा और लोकसभा की 33% सीट महिलाओं को देने जा रहे हैं? कर पाएगी कांग्रेस? कर पाई? इतने दिन किसी ने रोका है? संविधान की किसी धारा ने रोका है? देखिए, हमने तो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में यह तय हो चुका है। हाँ, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात ना, प्रतिनिधित्व देना नहीं, आप मिनिमम 30% की बात कीजिए। और आज भी आप मिनिमम 30% की बात कीजिए सर। छत्तीसगढ़ से आता हूँ, आइए छत्तीसगढ़ में देखिए कितनी प्रतिशत महिलाओं 33% है क्या? देखिए कांग्रेस का 33% है क्या? ये दिखाता है, मैं दर्शकों को इसलिए दिखा रहा हूँ। चलिए पहले मैं बीजेपी को भी एक्सपोज कर देता हूं इस पर। बिल्कुल है, अनुराग जी बोल रहे हैं कुछ। बिल्कुल है, अनुराग जी बोलिए। सर मैं एक आम आदमी की तरह अगर देखूं तो आपकी पार्टी में, अगर मैं एक आम आदमी की तरह देखूं तो जो लोकसभा में दिखता है, जो देश को दिखता है, वो एक परिवार की महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन दिखता है, या उस परिवार के करीबी लोग जो हैं उनके परिवार की जो महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन दिखता है। आम जो सबसे बड़ा कंसर्न है, क्या आम आदमी, एक आम महिला, एक आम परिवार की महिला जिसने काम करके वो आगे बढ़ना चाहती है, क्या उसको रिप्रेजेंटेशन आपने दिया है? आप आज भी आप देख लीजिए, सारे तो एक ही परिवार की महिलाएं बोल रही हैं, एक ही परिवार की महिला तो बात कर रही हैं, और कौन कर रहा है? ठीक है, नितिन जी सवाल का जवाब दें प्लीज। मैं गोपीनाथ मुंडे की बेटी कौन है मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, ऐसे यदि आप निकालने बैठेंगे तब तो मैं कई चीजें निकाल दूंगा।
नहीं, आप अपनी ऐसे तो बता कई दीजिए। चीजें निकाल दूंगा और मैं आपको कांग्रेस मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, तो मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए। जो काम के आधार पर काम के आधार पर काम के आधार पर टिकट दी गई है। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाता हूं डॉक्टर दिव्या जी आपके पास। बात आएगी डॉक्टर दिव्या गुप्ता, इसका काउंटर करने अच्छा, बेल्लारी से प्रियंका गांधी जी को टिकट दिया गया, किस काम के आधार पर दिया गया? वायनाड से, सॉरी, अगर प्रियंका गांधी जी को वायनाड से टिकट दिया गया, किस आधार? प्रियंका गांधी जी को टिकट दिया गया किस वायनाड से, तो इसमें तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ की बात है, आपने कहा अमित काम शाह क्या के बेटे को बैट पकड़ना नहीं आता, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया जाता है, ये तकलीफ। अरे सर, आप काउंटर क्वेश्चन ना करें ना, आप तो ये बता दें वायनाड से, आप कह रहे हैं काम के आधार पर दिया गया, वायनाड से प्रियंका गांधी जी को टिकट किस काम के आधार पर दिया गया? देखिए, काम तो क्या प्रियंका गांधी काम नहीं कर रही है? आज संसद में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में प्रियंका जी थी। इतनी क्या तकलीफ? वही तो मैंने, ठीक है, चलिए, नहीं, समय खत्म हो रहा है, मुझे आगे आना होगा। परिवार की महिलाएं तो दिख रही हैं। ठीक है, मैं यही कठिन सवाल डॉक्टर दिव्या से लेता हूं। डॉक्टर दिव्या, आप लोग चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक हम लाना चाहते थे और ये कांग्रेस की वजह से अटक गया, महिलाओं के लिए हमने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया। कल क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान करेंगे कि 33% आरक्षण हम देते हैं? आपको कानून की कोई धारा नहीं रोकती। मुझे तो शर्म आती है ये सोचते हुए कि महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए हमको कानून की बाध्यता लाना पड़ेगा, डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा। और आप दोनों पार्टियां बड़ी बेशर्मी से बात कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए करना चाहते हैं। कानून के बिना काम नहीं हो सकता आपसे, अगर डंडा नहीं होगा, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक काम आप ऐलान कर दीजिए, करिए एक्सपोज कांग्रेस को। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? मुझे बताइए। आप 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पार्टी के विद इन द पार्टी के अंदर लागू कर रहे हैं या नहीं? मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कानूनी अमली जामा पहनाना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप पहले आप घर से सुधार शुरू कीजिए ना। आप 33% नहीं दे सकते, 30% दे दीजिए। यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। नहीं, यूनिफॉर्मिटी आप, ये क्या बात है? ये क्या बात है? सबसे आग्रह करें कि अगर वो महिलाओं का, आप एक तरफ तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। एक सेकेंड, हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये कहीं से भी आवश्यक नहीं है। क्या पता कल सुबह जब कैबिनेट की मीटिंग अभी कॉल ऑन कर गई है, मेरा तो सजेशन है इस मुद्दे पर किसी पार्टी को अगर वाकई में क्रेडिट चाहिए तो वो सुबह उठ के ऐलान कर दे कि हम अपनी पार्टी में दे रहे हैं 33% आरक्षण। कर सकती, लेकिन ये सुझाव बहुत अच्छा है कि क्या हम अपनी पार्टी में विद इन द पार्टी क्या हम 33% लागू नहीं कर सकते? कर दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या नियम कानून की जरूरत है? आप 33% करेंगे, दूसरा मजबूर होगा 35% देने के लिए। महिलाओं का सशक्तिकरण 2 मिनट में हो जाएगा, एक संसद में बैठे हुए, और ये होती बेशर्मी। ठीक है, चलिए ना, मैं बिल्कुल अंत में एक छोटा सा सवाल, एक 30 सेकंड के सवाल में ले रहा हूं। ये होती बेशर्मी। ठीक है, मैं 30 सेकंड के सवाल, निपुण जी बहुत छोटा आंसर आपसे चाहता हूं। निपुण जी, ये आई वॉश चल रहा है क्या देश में? ये महिलाओं का बिल कभी इस बहाने कभी उस बहाने, कभी ये तरीका कभी वो तरीका, ये अटका दिया जाता है और उसके ऊपर ऐसा ब्रेड एंड बटर लगा दिया जाता है कि वो बिल सैंडविच हो जाता है और बात उस पर नहीं होती कि भाई महिलाओं का हक। फिर आज हमारा डिबेट ये होना चाहिए था कि महिलाएं फिर रह गई खाली हाथ। और मेरा जो सुझाव है या जो मेरी चिंता है या मेरी पीड़ा है कि भाई ये इतनी महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली दोनों पार्टियां, इन्हें शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि हमें कानून बना के दोगे तो देंगे 33%, हम वरना नहीं देंगे, वरना ये किसी के काम की नहीं है। तो ये तो होना चाहिए ना समाज में, इनकी भी तो आंसरेबिलिटी है ना कि इतना बयान देते तो आप बताइए कि आप कर क्या रहे हैं उनके लिए। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि पहले भी कई बार महिला आरक्षण को लेकर बात चली। ये तो जैसे तैसे करके हमारा पंचायती में लागू हो गया, लेकिन पंचायत में भी आप देखिए जमीनी स्तर पर कहाँ पूर्ण रूप से आ पाया। हम देखते हैं पति प्रधान तमाम तरह के पद तक हमने देखे हैं कि कई प्रदेशों में बन गए जिसको लीगली वैलिड मान लिया गया। और मैं तो बाबा एक बात कह रहा हूँ कि 33 क्यों? आधी आबादी है तो आधी आबादी का आरक्षण मिलना चाहिए, और उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि भाई अभी जो वर्तमान में है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो तकनीकी पहलू है, और तकनीकी पहलू ये है कि परिसीमन 2026 में होना था, और होने के साथ अगर महिला आरक्षण में लागू होता है तो 850 की अगर सीटें बढ़ती है, 23 महिलाएं इसमें आएंगी, तो कितना सुंदर हमारा सदन होगा कि जहां पर आधी आबादी को 33% आरक्षण मिला। और ये थोड़ी कहा गया कि 33% से ज्यादा महिलाएं नहीं आती। सर, उन्हें सदन के अंदर वो तस्वीर नहीं चाहिए जिसमें आधी आबादी को क्रेडिट मिल रहा हो। उन्हें सदन के अंदर अपने मजबूत नेताओं की प्रेजेंस चाहिए, दोनों ही पार्टियों को। इसलिए अनुराग जी, बिल्कुल फाइनल कमेंट, छोटा सा, बहुत छोटा सा, क्या ये कुल मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस कहते हैं ना, ये सब मिले हुए हैं, जो डायलॉग है कि ये सब, मेरा सीधा आरोप है
कि क्या ये सब मिले हुए हैं महिला आरक्षण को किसी ना किसी बहाने से लटकाने के लिए? कल पार्टी चाहे तो दोनों पार्टी के अध्यक्ष ऐलान कर सकते हैं कि हम पार्टी में दे रहे हैं। भाई देखिए, पार्टी के अंदर देने के लिए तो उनको किसी कानून की जरूरत नहीं है ना। हाँ। आप महिला, आज आप देखिए क्या ना, कि सिर्फ ग्राउंड पे काम करने के लिए क्या आपको महिला चाहिए? नेतृत्व के लिए आपको महिला की जरूरत नहीं है। ये कोई भी पार्टी अगर देखिए, अगर ग्राउंड लेवल पे सभी पार्टियां अगर वो ये लागू कर देती हैं कि भाई हम एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं महिलाओं को, तो अपने आप लोकसभा तक पहुंच जाएंगे। भाई आप लोकसभा तक पहुंच क्यों नहीं पा रही हैं? क्योंकि आपने ग्राउंड पे उनसे ग्राउंड लेवल का काम तो कराया है, लेकिन उनको पार्टी में लीडरशिप में नहीं लाए, इसलिए लोकसभा में नहीं जा रही। जब टिकट बंटवारे टाइम आप उसको नहीं दे रहे हैं तो कहां से होगा? तो महिलाओं के नाम पर सियासत करनी है, महिलाओं से नेताओं की मंगल आरती गवानी है, महिलाओं से नेताओं का स्वागत कराना है, महिलाओं के नाम पर चुनावी वादे और जुमले गढ़ने हैं, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में जब टाइम आता है तो चाहे वो सदन हो या पार्टी का दफ्तर, वहां पर खेल करना है। ये दोमुही सियासत करने वाले दल जनता को इतने सालों से गुमराह करते आ रहे हैं और सोचते हैं कि इस दम पर हम अपनी सियासत चमका रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि घर की महिलाओं का हक मानने वालों के साथ भविष्य जो है हिसाब कर लेता है। महिलाएं जागरूक हो रही हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो समझें कि आपके साथ जो भी ये खेल चल रहा है सियासी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ आप बुलंद आवाज में अपनी बात को रख सकें और समझ सकें कि सियासत में आपको लाने की तैयारी नहीं है, आपके साथ सियासत चल रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिव्या, नितिन भंसाली जी, निपुण जी और अनुराग वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।